नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको कलर फास्टनेस टू वाटर यूरोपियन स्टैंडर्ड का बताएंगे, जो स्टैंडर्ड नेम है ISO 105E01। सबसे पहले मैं बोलता हूँ, कोई टेस्ट अगर आप करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, पर्पज। करते क्यों? जैसे इस टेस्ट का पर्पज यह है कि अगर हम किसी भी कलर टेक्सटाइल मटेरियल्स, चाहे वो फैब्रिक्स हो या कलर यार्न्स हो या कलर फाइबर्स हो, अगर हम इसको पानी में डाल रहे हैं तो डालने के बाद वो कितना कलर ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे मटेरियल्स पे। लाइक सपोज मैंने ये पहना है तो इसका मेरे बनियान के अंदर जो मैं वाइट कलर का पहना हूँ उस पर कितना ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उस चीज़ को जानने के लिए हम इस टेस्ट का हेल्प लेते हैं। अब उसको करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे हमारा ये कलर टेक्सटाइल मटेरियल्स है, मीन्स फैब्रिक्स है। इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं इस वीडियो में हम यार्न्स की भी टेस्टिंग करके दिखाएंगे जो स्टैंडर्ड में लिखा गया है, और फाइबर्स हैं उसको भी टेस्टिंग कैसे करते हैं वो भी करके दिखाएंगे, ठीक ना। और उसके अलावा क्या क्या चाहिए, ये आपका मल्टी फाइबर हो गया, एडजेसेंट फैब्रिक्स, परस्क्रोमीटर, ग्रेड 3 वाटर्स, पेटेड एस, मेजरिंग जार आपको यूज करना है। राइट नाउ हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो इसलिए हम बीकर यूज कर रहे हैं। सो सैम्पलिंग हम स्टार्ट करते हैं। सैम्पलिंग में सबसे पहले हम फैब्रिक की सैम्पलिंग करेंगे। ये आपका सेल्वेज हो गया फैब्रिक का। हमेशा कोशिश करना कि सेल्वेज से लगभग 1/10 सेंटीमीटर विड्थ छोड़ के लेना, मीन्स लगभग आप 15 या 10 सेंटीमीटर छोड़ के लेना। जैसे आपका सेल्वेज हो गया, आप 10 सेंटीमीटर इतना हो रहा है तो 10 सेंटीमीटर आप छोड़ के करना। रीजन इज दैट कि सेल्वेज के पास ना फिनिश प्रॉपर नहीं रहती है, समटाइम्स अनइवन डाई रहता है, API PPI काफ़ी डेंस रहता है। तो इस वजह से हमेशा कोई भी टेस्ट करना तो लगभग 10 सेंटीमीटर हमेशा सेल्वेज से छोड़ के करना। तो इसका सैम्पलिंग हम लोग करेंगे। ऑलरेडी हम सैम्पलिंग कर चुके हैं, जिसमें सैंपल साइज स्टैंडर्ड में बोलता है कि आपका 4x10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ±2 mm। तो हमने 4 सेंटीमीटर मैनेज किया और इधर 10 सेंटीमीटर्स, ठीक ना। सो इसमें सैम्पलिंग देखो, मैं आपको बता दूं कि 2 टाइप से करते हैं। पहला जो सैम्पलिंग होता है ना वो मल्टी फाइबर के साथ होता है। दूसरा जो सैम्पलिंग होता है ना वो एडजेसेंट फैब्रिक के साथ होता है। तो ज़्यादातर बायर्स यही करते हैं ना कि वो मल्टी फाइबर के साथ सैम्पलिंग करा के टेस्टिंग कराते हैं। हार्डली एक बायर या 2 बायर हैं कि जो बोलते हैं नहीं, मुझे एडजेसेंट फैब्रिक के साथ सैम्पलिंग करके टेस्टिंग करके आप रिपोर्ट करो। सो एडजेसेंट फैब्रिक का डिटेल अगर आपको जानना है ना तो एडजेसेंट फैब्रिक का डिटेल अगर आपको जानना है तो ISO का एक सीरीज चलता है, ISO 105F01, जो कि आपका प्रॉपर कर देना। सो यहाँ पे जैसे एडजेसेंट फैब्रिक क्या होता है ना, पहला होता है कि ISO 105F01 जो होता है स्पेशली ऊल के बारे में बताता है, उसमें ऊल का स्पेसिफिकेशन क्या रहना चाहिए। दूसरा होता है ISO 105F02, वो विस्कॉस एंड कॉटन के बारे में बताता है। तीसरा जो है ISO 105F03, ये आपका पॉलीमाइड एडजेसेंट फैब्रिक के बारे में बताता है। चौथा जो है ISO 105F04 जो है वो पॉलिस्टर के बारे में बताता है। पांचवा जो है ISO 105F05 वो बताता है आपका एक्रेलिक के बारे में। और लास्ट जो है ISO 105F06 है वो सिल्क के बारे में बताता है। ये जब आप स्टैंडर्ड ना पढ़ेंगे ना तो इसमें इसके बारे में डिटेल बताया गया है कि इसमें कितना यार्न काउंट्स, कितना फैब्रिक काउंट्स होना चाहिए। आप उसको अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप गो थ्रू कर सकते हो। लास्ट इसका आता है ISO 105F10, मीन्स वो DW मल्टी फाइबर के बारे में बताता है। तो मैंने जैसे बताया 2 टाइप की सैम्पलिंग करेंगे,
एक मल्टी फाइबर F10 से और रेस्ट एडजेसेंट फैब्रिक से, ठीक ना। अब दूसरा क्या है ना, मल्टी फाइबर की सेम साइज होगी जो आपका स्पेसिमेन की साइज होती है 10x4 सेंटीमीटर्स ±2 mm, ये इधर और 10 सेंटीमीटर। अब इसको हम ना फेस साइड स्टिचिंग करेंगे। ऊल साइड हमारा स्टिच होता है हमेशा, ये ऊल साइड हो गया। इसमें जैसे आपका 6 बैंड होता है, एस्टेट, काटन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक ऊल, तो ऊल साइज हम स्टिच करेंगे, ठीक ना। हम आपको ये वाला सैम्पलिंग करके दिखाते हैं। ये हमने स्टिचिंग इसका कर दिया है, जैसे मैंने बताया कि ऊल साइड में स्टिच करते हैं। तो मल्टी फाइबर में एक टाइप का हो गया। दूसरा टाइप है, अगर आपके पास यांस मिल गया तो यांस का सैम्पलिंग आप लोग कैसे करोगे, ठीक। और तीसरा रहता है, अगर आपको फाइबर मिल गया उसकी सैम्पलिंग कैसे करते हैं। तो हमने मल्टी फाइबर का ऑलरेडी कर दिया। अब यांस का कैसे करते हैं। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, यांस को करने के लिए हमेशा यांस का वेट करेंगे, जितना मल्टी फाइबर का वेट है उसका आधा लेना पड़ेगा, ठीक ना। हमारा रीडिंग यहाँ पे 0 है। अब हम मल्टी फाइबर का जो 4 × 10 सेंटीमीटर का था उसका हम वेट निकालेंगे। ये आ रहा है 1.13, ओके। तो 1.13 का हम हाफ करेंगे, तो आ रहा है आपका 0.56, ओके। तो थ्रेड है जिसका हमें टेस्टिंग करना है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग थ्रेड ऐसे निकालेंगे, ठीक ना। तो ऑलरेडी मैं निकाल लिया हूँ, वो चीज़ आपको दिखा। हमें मेंटेन कितना करना है, मैं धागा ऑलरेडी निकाल लिया था जैसे बताया। तो मल्टी फाइबर का जो वेट था हमने दिखाया था 1.13 ग्राम। तो मल्टी फाइबर का आधा वेट हमें चाहिए, तो आधा वेट कितना आ रहा था 0.56, हम इसमें डालते हैं। ये हमारा आ रहा है 0.57, ऑलमोस्ट सेम है। आप लोग जब टेस्टिंग करोगे ना तो प्रॉपर 0.56 जस्ट आधा लेना, हमारा 0.01 ग्राम ज़्यादा है। तो इसको अब हम कर लिए। अब हमने इसका वेट तो निकाल लिया, मल्टी फाइबर का आधा होना चाहिए, निकाल लिया। अब इसके लिए ना एक थर्ड हमें वाइट क्लॉथ लेना है जो कि होता है पॉली प्रोपिलीन, ठीक। हमारे पास पॉली प्रोपिलीन की अवेलेबिलिटी है नहीं, इसलिए मैं नॉर्मल एक वाइट क्लॉथ लिया हूँ। आप इसको कंसिडर करना पॉली प्रोपिलीन। आप जब करोगे तो अपने लैब में पॉली प्रोपिलीन रख लेना। पॉली प्रोपिलीन का यूज ही क्यों करते हैं, ये एक सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा। पॉली प्रोपिलीन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो ब्लीडिंग होता नहीं। सपोज ये कलर ब्लीड हो रहा है ना, नॉर्मल अगर कॉटन लगाएंगे तो ब्लीड होके इस साइड आ जाएगा, बट पॉली प्रोपिलीन ब्लीड नहीं होता। वो कलर को, अगर कलर ये ब्लीड हो रहा तो इसी साइड रखता है। जब इसी साइड रखेगा तो जो भी कलर ब्लीड होके ट्रांसफर होगा किस पे, मल्टी फाइबर पे। इसलिए पॉली प्रोपिलीन यूज करते हैं। अगर पॉली प्रोपिलीन की जगह हम कॉटन यूज कर रहे हैं तो इसका कलर अगर ब्लीड हो रहा है तो इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये पॉली प्रोपिलीन जो कपड़ा है इस पे हम धागे को ना इवन करके लगाएंगे। काम करना है आपको कि जो ये धागा है ना इसको पॉली प्रोपिलीन पे इवन करके रखना। अब आपके दिमाग में शायद एक सवाल उठ रहा है कि सर हम मल्टी फाइबर का जस्ट आधा ही क्यों लेते हैं। एक तो पहले तो कोई स्टैंडर्ड ये लिखा है तो उसके पीछे एक रीजन होता है। अगर कोई चीज़ फर्स्ट अगर हम ज़्यादा ले लिए तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर ज़्यादा ले लेंगे तो ये प्रॉपर बैठेगा नहीं। यहाँ पे अगर मान लीजिए हम सियांस मल्टी फाइबर के बराबर ले लिए तो ये प्रॉपर नहीं बैठेगा, ओके। और दूसरा मान लीजिए हाफ से कम भी ले रहे हैं अगर धागा
तो इसकी प्रॉपर स्टेनिंग आएगी नहीं। इसलिए एक स्टैंडर्डाइज बताया गया है कि आप मल्टीफाइबर का जस्ट आधा ले लो। अब तो हम ले लिए हैं, इसका भी हम स्टिचिंग करेंगे। देखो अब इसके ऊपर रखेंगे, सैंडविच जैसा बनाएंगे, नीचे पॉलीप्रोपिलीन, बीच में आपका यांस, ऊपर आपका सबसे हो गया मल्टीफाइबर। अब इसको चारों साइड से स्टिच करेंगे, इधर से इधर से इधर से इधर से, साइड साइड से चारों साइड स्टिच करना है। आपका स्टिचिंग हो गया। स्टिचिंग हमने चारों साइड से कर दिया है। अब स्टिचिंग क्यों करना है वो भी जानने की जरूरत है। अगर स्टिचिंग नहीं करेंगे तो जो थ्रेड है ना वो डिस्प्लेसमेंट होंगे, अपने प्लेस से इधर उधर हो जाएंगे। अब स्टिच कर दिए तो अपने प्लेस पे बने रहेंगे, एक इवन स्टेनिंग आएगी आपके सभी फाइबर्स पे। ओके, तो आपका 2 टाइप का सैम्पलिंग कंप्लीट हो गया। अगर फैब्रिक मिलता है तो उसकी सैम्पलिंग ऐसे करते हैं, यांस मिलता है तो उसका दिखा दिया। तीसरा जो है, अगर फाइबर मिल जाता है तो उसकी सैम्पलिंग कैसे करते हैं, इसकी भी सैम्पलिंग सेम एज आपका यांस करते हैं। जैसे हमने बताया था कि फैब्रिक का वेट जितना होता है उसका आधा वेट लेना है, इसमें भी उसका आधा वेट लेना है, आधा वेट लेना है। पॉलीप्रोपिलीन आपका लेना होगा, उस पर भी सेम ऐसे लगा के चारों साइड से स्टिच कर देना है। आप इस चीज़ को कर लेना, प्रोसेस सेम है, तो मैं फाइबर्स का सैम्पलिंग नहीं करता हूँ। तो ये हुआ मल्टी फाइबर। अगर आपके पास है तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं सैम्पलिंग के, एक फैब्रिक, दूसरा यांस, तीसरा फाइबर्स। ये हुआ मल्टी फाइबर के साथ सैम्पलिंग। दूसरा जिसकी एक सैम्पलिंग आती है एडजेसेंट फैब्रिक का, जैसे मैंने आपको बताया ISO 105 F1 से लेके ISO 105 F6 तक। F10 तो आपको DW मल्टी फाइबर के बारे में बताता है, जो दिखाया था मैं। तो उसमें क्या होता है ना, सैम्पलिंग उसकी कैसे करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। एक ही 2 बायर हार्डली हैं जो मल्टी फाइबर का यूज न करा के एडजेसेंट फैब्रिक का यूज कराते हैं। तो हम सैम्पलिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा एक कपड़ा है, आई थिंक ये मिक्स है, बट हम इसको कंसीडर कर रहे हैं मिक्स तो नहीं है। ये हमारा कपड़ा है ना, ये पॉलिस्टर का बना हुआ है। इसका सैंपल साइड हम निकालेंगे। ठीक, 10x4। मैंने कपड़ा जो कट किया है 100% पॉलिस्टर है। एडजेसेंट फैब्रिक लगाया कैसे जाता है उसका एक चीज़ देखने की ज़रूरत है। हमारे पास एक डिटेल है, आप उसको देख कैसे। इसमें क्या करना, आपको देखना पड़ता है कि जो आप स्पेसिमेन बना रहे हो ना, जैसे ये वो है क्या, कॉटन है कि वूल है, सिल्क है, विस्कॉस रेयन है कि पॉलीमर या नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। इसके हिसाब से एडजेसेंट फैब्रिक चेंज होता है। देखो जैसे कॉटन है तो उसमें एडजेसेंट फैब्रिक आपका लगेगा कॉटन वूल, लेकिन हमारे पास क्या पॉलिस्टर की है, ये वाला हमारा पॉलिस्टर का है। पॉलिस्टर में ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट पॉलिस्टर लगेगा, सेकेंड वूल या कॉटन लगेगा। तो ये जो फर्स्ट लिखता है ना, ये फेस साइड लगाना पड़ेगा, और सेकेंड जो लिखा है ना, ये बैक साइड लगता है। तो हमारे पास एडजेसेंट फैब्रिक अवेलेबिलिटी है नहीं। जस्ट आप कंसीडर करना, जैसे हमारा एक ये फैब्रिक हो गया, दिखाऊंगा। अब मैंने बोला कि ये पॉलिस्टर है। एज पर द स्टैंडर्ड पॉलिस्टर के लिए एक पॉलिस्टर का लगेगा फेस साइड, और बैक साइड लगाना पड़ेगा वूल या कॉटन, ठीक ना। आप एडजेसेंट फैब्रिक अगर आपके पास है तो आप प्रॉपर करना, हमारे पास नहीं है, हम जस्ट डेमो के लिए आपको बना रहे हैं। इसमें भी जैसे मैंने बोला, पॉलिस्टर के लिए पहला पॉली पकड़ना है, सैंडविच जैसा बनाना है। ये देखो हमारा पॉली है, हमने जस्ट डेमो के लिए बनाया है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आपको रखना होगा स्पेसिमेन। लास्ट में ये तो फेस साइड हो गया,
फर्स्ट आपको रखना होगा पॉलिस्टर एडिशन फैब्रिक, फेस साइड, ये फेस साइड इसका हुआ, तो फेस साइड हम पॉलिस्टर की तरफ कर देंगे और बैक साइड काटन या ऊल लगाएंगे। हमने काटन करके दिखाया है। अब इसका बन गया ये सैंडविच, देखो सैंडविच जैसा बन गया ना। पॉलिस्टर पॉलिस्टर, बीच में क्या है स्पेसिमेन, लास्ट में क्या है कॉटन। इसको एक साइड से बस स्टिच करते हैं, एक साइड से, इसमें एक साइड से स्टिचिंग करते हैं। हमने कर दिया है, ये ऐसा है, ठीक ना। एडिशन फैब्रिक का एक टाइप का सैम्पलिंग कंप्लीट। दूसरे टाइप में अगर आपके पास फाइबर्स हैं उसका, या तो ये आंस है, इसका कैसे करते हैं हम। जैसे हमने बताया था ना कि मल्टी फाइबर का वेट का हाफ लेते हैं। इसमें क्या रहेगा ना, जो आपका एडिशन फैब्रिक है ना, दोनों उन दोनों का वेट करेंगे। हम आपको करके दिखा रहे हैं। अब जैसे ये हमारे पास ना एक्रेलिक का है धागा, सॉरी पॉलिस्टर। तो यहाँ पे देखेंगे जब पॉलिस्टर का है तो उसके लिए क्या चाहिए, पॉलिस्टर का एडिशन फैब्रिक्स और दूसरा वूल या काटन का। तो इसमें कैसे कितना ग्राम लेंगे, जैसे हमने बताया था कि मल्टी फाइबर में लेते हैं उसका आधा, मल्टी फाइबर का आधा, ठीक। तो एडिशन फैब्रिक्स में दोनों एडिशन फैब्रिक का वेट करेंगे, जितना वेट आएगा उसका आधा हम लोग थ्रेड लेते हैं। ये आपका एडिशन फैब्रिक्स का वेट आ रहा है 1.20, तो इसका आधा होगा 0.60, तो धागे का हम लोग ले लिए हैं। ये आपका थोड़ा सा कम आ रहा है, आप एडजस्ट कर लेना। सो हम धागे को ना ऐसे पैरेलल इसको बिछा देंगे, एक आपका एडिशन फैब्रिक को, दूसरा एडिशन फैब्रिक इस पे रखेंगे और इसको बिना चार साइड से इसे स्टिच कर लेंगे। सेम आपका मल्टी फाइबर के जैसा ऐसा ही सेम इसका स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद आप जो सिंपलिंग हुआ सिंपल है उसको आप 4 घंटे कंडीशनिंग रखना है एज पर द ISO 139, 4 आवर्स के लिए, जिसका टेम्परेचर होता है 20 ± 2 डिग्री, ह्यूमिडिटी होती है 65 ± 4। के बाद कंडीशनिंग के बाद इसका हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग में कैसे करते हैं आप ये देख लेना, मैं जस्ट 2-3 सैंपल का करके दिखाऊंगा। सैंपलिंग का प्रोसेस हमने बता दिया है। अगर आपके पास फाइबर है तो फाइबर का भी ना सेम ऐसे करते हैं, दोनों एडिशन फैब्रिक का वेट कर लेंगे, जितना आएगा हाफ लेके चारों साइड से स्टिच कर लेंगे। होप आप लोगों को सैंपलिंग में अब कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो टेस्टिंग कैसे करते हैं उसका हम बताते हैं। जैसे ये आपका स्पेसिमेन है, ठीक, इसका हम वेट करेंगे तो इसका लीकर रेशियो बनता है, मतलब अगर इसका वेट 1 ग्राम है तो 50 ml हम लोग पानी लेंगे, ठीक ना। तो ये सिंपल का हम वेट करेंगे, इसका वेट आ रहा है 1.93 ग्राम। जैसा मैंने बताया कि लीकर रेशियो मेंटेन करना रहता है 1:50 का, मीन्स 1 ग्राम सैंपल है तो 50 ml या 50 ml डिस्टिल वाटर लेना है आपको। तो ये है हमारा 1.93 ग्राम, 1.93 × 50 कर देंगे, 1.93 × 50 कितना आ रहा है 96.5 ml वाटर हमें लेना है। अब आप अपना सैंपल पेटेड डिश में रखो और 96.5 ml आप वाटर ले लेना। मैंने बोला मेरे पास मेजरिंग जार अभी है नहीं तो मैं बीकर का यूज़ करूँगा, तो वाटर का अप डाउन थोड़ा सा एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो ये हमारा पेटेड डिश में सिंपल डाल दिया। जैसे मैंने बोला कि 1.96 ml पानी लेना है, ठीक ना, मीन्स 100 ml के आसपास, सॉरी 196 ml पानी लेना है ना, तो सॉरी उसमें मुझे लेना था 96.5 ml पानी। तो यहाँ पर हमारा लगभग उतना है। आप अगर मेजरिंग जार लेंगे तो एक्यूरेट आपका मेंटेन हो जाएगा।
इसको हम पानी को पेटी डिस्क में सैंपल के ऊपर डाल देंगे। अब इसको 30 मिनट्स तक रखना है और बीच में 15 मिनट बाद आप इसको टैप करना। टैप इसलिए करते हैं कि पानी प्रॉपर सभी फाइबर्स में एब्जॉर्ब हो जाए। सो आफ्टर 30 मिनट्स बाद इसको हमें रिमूव करना है। चलिए हमने रख दिया है। अब इसमें ना हमें क्या करना रहता है कि स्पेक्ट्रोमीटर का यूज पड़ता है। पर स्पेक्ट्रोमीटर में डेड वेट जो है ना ये 5 kg का लगाना है। ठीक, 5 kg को लगाने के बाद इसमें 12.5 किलो पास्कल का प्रेशर अप्लाई होना चाहिए। उसको इस हिसाब से डिजाइन किए हैं कि उतना प्रेशर ऑटोमेटिक आ जाता है। इसका वेट होता है 5 kg। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम डेड वेट रख रहे हैं आईएसओ का। इसका आया 4.1 kg। फिर इसमें जो स्पेक्ट्रोमीटर है इसका हम ये डालेंगे तो टोटल वेट लग जाएगा इसमें 5 kg। जो मैंने बताया कि 5 kg का लोड अप्लाई होता है इस पर। ठीक, इसमें एक चीज़ का और स्पेसिफिकेशन है, जो एक्रिलिक प्लेट होता है ना हमेशा क्लीन होना चाहिए। ठीक, मेरे में थोड़ा सा डस्ट है। तो अब इसकी एक साइज होती है 60 mm एंड 1/10, और ये जो है 60 mm का होना चाहिए। इसका 1/10 mm का होना चाहिए। इसकी जो थिकनेस है वो 2 mm के आसपास होती है। इसको आप मेजरमेंट करके देख सकते हैं। और इसमें आईएसओ में ना एक्रिलिक प्लेट टोटल 11 लेना है। 11 लेंगे तो मैक्सिमम इसमें नंबर ऑफ सैंपल 10 आता है। मिनिमम तो 1 रख ही सकते हैं। तो 30 मिनट्स बाद इसमें ना इसका एक्स्ट्रा वाटर हमें निकालना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रॉड्स। आप ऐसे मत निकालना। ऐसे निकालने की क्या है कि लोग मना करते हैं, इसलिए क्योंकि मान लीजिए इसका जो स्टेनिंग है ना इस पर ट्रांसफ़र होगा। अगर ऐसे ड्रैग करेंगे तो ऐसे ड्रैग नहीं करते हैं, ऐसे ड्रैग करते हैं। एक्स्ट्रा फाइबर जो एक्स्ट्रा वाटर जो निकालते हैं ना ऐसे करना, ऐसे मत करना। एनसी आने के चांस रहते हैं। तो आप ऐसे करना। ऐसे करने के बाद आप मल्टीफाइबर पूरा इस पर लगाइए। टॉप प्लेट। अब डेड वेट लगाएंगे। डेड वेट लगाने के बाद आप दोनों साइड स्क्रू से टाइट कर देना। ये आपका इंक्यूबेटर होता है। इंक्यूबेटर में हमें जो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 37 डिग्री। 37 डिग्री क्यों लेते हैं? ज़्यादा भी ले सकते हैं। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? 37, 38। इसलिए हम लोग जो टेस्ट देखना चाहते हैं ना ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पे देखते हैं। तो इसको हम ओपन करेंगे। इसमें रखने के 2 प्रोसीजर हैं। या तो आप हॉरिजॉन्टल ऐसे रखो, हॉरिजॉन्टल हो, या तो इसको वर्टिकल। दोनों में से कोई एक रख सकते हो। बट अगर आप वर्टिकल रख रहे हो ऐसा, ये इसको वर्टिकल बोलेंगे या हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, तो आप अपने रिपोर्ट में लिख देना कि हमने वर्टिकल इसको रखा था, हॉरिजॉन्टल। फिर इसके बाद इसको 4 आवर्स के लिए हम लोग रखेंगे। 4 आवर्स हम सैंपल निकाल के इसको लाइन ड्राई करेंगे रूम टेम्परेचर पे। जैसे ड्राई होगा उसके बाद असेसमेंट कैसे करते हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। कमेंट करना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो फाइनली ये आज आपका कलर फास्टनेस टू वाटर का टेस्टिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। इसको कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। बट इसके बाद अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, क्लैरिफिकेशन है, तो आप मुझे टेक्स्ट करो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आपके क्वेरी का आंसर देने के लिए। थैंक यू फॉर